Last day, actually, you missed my class, no? Because Yes, sir. Actually, there the was network. network problem. Okay, I will cooperate Good you. Yes. evening, sir. Good evening. I will send you some PDF. Okay, after these classes, whenever we will complete our executive central executive, then we will provide. I will provide you PDF, and you can also go through the readings. Okay, and without delay, Sure, sir. Thank you. without killing our time, now we have to start our classes on the basis of Lok Sabha, because earlier to the notification when I was scheduling your classes, actually I made you understand that what is class of today, we have to discuss about लोक सभा. ठीक है, तो आज हम लोग को लोक सभा के बारे में चर्चा करना है. राइट ऑन. अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं. तो व्हाट डू मीन बाय लोक सभा? हम सभी को पता है कि लोकसभा इज द फर्स्ट ऑफ हाउस. ठीक है, यह सबसे पहली हमारी हाउस होती है ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट फॉर्मेशन इज दैट दिस क्वेश्चन कैन बी रीड बिफोर यू एंड यू हैव टू गो थ्रू द पर्टिकुलर आंसर. तो लोकसभा जो होती है हमारी पार्लियामेंट का फर्स्ट हाउस होता है, पहली. सेकेंड इज दैट लोकसभा इज नोन टू बी लोअर हाउस, इसको हम निचली सदन कहते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, दिस इज द हाउस ऑफ पीपल. दिस इज द हाउस ऑफ पीपल, यानी ये लोगों का ये सदन है. यानी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट थ्री क्वेश्चंस. ऑन द बेस ऑफ थ्री क्वेश्चंस Good यू कैन evening, आल्सो. sir. गुड इवनिंग. ठीक है, तो लोकसभा हमारा तीन, इसका हम इंटरप्रिटेशन को देखा. अब ये जो लोकसभा है, यदि लोकसभा की हम टोटल मेंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी मेंबर्स की बात करें, प्रेजेंट एंड द मैक्सिमम, देयर आर टू क्वेश्चंस बिफोर यू एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पर्टिकुलर आंसर व्हिच क्वेश्चन कैन बी रेज एंड व्हाट द दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सपेक्ट द आंसर. ओके, तो सबसे पहले यदि हम इसकी मैक्सिमम की बात करें, तो जो मैक्सिमम हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम जो इसके वैल्यूज होते हैं वो हमारा होता है 552, 552 होते हैं. ये 552 में क्या होते हैं, 530 मेंबर्स आर फ्रॉम स्टेट्स, ये हमारे स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. उसके बाद 30 रिप्रेजेंट्स आवर यूनियन टेरिटरीज, यानी यूनियन टेरिटरी से 30 होते हैं, और यहाँ पर सॉरी 20 होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो 2 होते हैं, 2 आर नॉमिनेटेड. ओके, 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी दो जो होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है. एंड बोथ आर इंडो या एंग्लो इंडियन, यू कैन से. ठीक है, एंग्लो इंडियन. तो ये दोनों जो होते हैं हमारा एंग्लो इंडियंस होते हैं. Sometimes other you can also find out the questions. If I'm talking about Anglo Indian, these types of recommendation, these types of authority by which our president got, and two persons are normally nominated by the president as the Anglo Indian. तो इसमें याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल आर्टिकल 331. Article 331 give the impositions and the right to the president that Mr. our president of India can nominate two person as an Anglo-Indian. This question can be asked. तो आपको याद रहना होगा कि हमारे पास टोटल मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 552 है. ठीक है, और 552 में 530 हमारा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 20 जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं, और 2 हमारे राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं आर्टिकल 332 के द्वारा. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको हम और Yes, आगे sir. की ओर देखते हैं. यदि हम वर्तमान की बात करते हैं, एट प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात करते हैं तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो 545, 545. तो 545 को भी आप इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. ठीक है, तो 545 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, मुख्य रूप से देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज से हमारे कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा 530, फिर यहाँ पर 20 है ना, तो 30 20 50, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा ओवरऑल यदि देखेंगे तो 545 को अकॉर्डिंग टू, जब पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट जो हुई थी, ठीक है, पहले हम अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ. तो जो हमारे अमेंडमेंट हुई थी 84, 84वां जो अमेंडमेंट हुई थी, यह 84वां अमेंडमेंट हुई थी 2001 में हुई थी. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू 2001 84th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यदि बात करें तो टोटल जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो टोटल मेंबर्स चाहे वो हम बात करें लोकसभा का हो, चाहे हमारा राज्यसभा का हो, चाहे जो हमारा स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती इनकी हो,
ये सारे की मेंबरशिप जो है इनको बताया गया कि 2026 तक यानी 2026 तक इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है या कह सकते हैं जो टोटल हमारे मेंबर्स हैं इनमें किसी भी प्रकार के हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो 2026 का जो मोटो रखा गया है, टारगेट आप कह सकते हैं, दिस टारगेट हैज बीन टारगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1971, यानी जो हमारे भारत का जो सेंसस यानी जनगणना जो 1971 की जो हमारी जनगणना है, उस जनगणना के आधार पर आप कह सकते हैं कि इसको मुख्य रूप से लाया गया कि 2026 तक हमारे किसी भी प्रकार के इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा, ये बात। अब कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो हमारे यहाँ सबसे पहले जो जनरल असेंबली हुई थी, ठीक है, या जनरल आप कह सकते हैं इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन सबसे पहले कब हुआ था? अर्चना जवाब दे सकती हैं? जनरल सर असेंबली 1952। 1952 फोर नहीं, 1951 का हमारा दिसंबर था, जो जाकर के 1952 का हमारा मार्च तक खत्म हो गया। इसके पीछे रीजन्स थी। ये सबसे पहले 1951 में जो शुरू हुई थी हमारा जनगणना हुई थी, ठीक है, ये शिमला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। इसके पीछे रीजन था, और दिसंबर की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1951 में सबसे पहले जो कराई गई थी वो हिमाचल में कराई गई थी। उसके पीछे रीजन्स थी कि जो 1952 का जो हमारा इलेक्शंस का दौर आ रहा था वह मार्च फरवरी मार्च के टाइम आ रही थी, और फरवरी मार्च में क्या होता है कि शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, आप सभी को ये पता होगी, ठीक है। तो बर्फबारी होने के कारण क्या होती थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर वहाँ के खासतौर पर यदि हम ओल्ड पीपल की बात करें, ओल्ड एज पीपल की बात करें, तो वो मुख्य रूप से क्या होता कि जो हमारी जनरल असेंबली होती उसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को और साथ ही साथ देखते देश की आज़ादी थी और देश की पहले हमारा जो था जनरल असेंबली का इलेक्शन भी हो रहे थे, तो इसमें सभी की जो कंट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इस रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के 1951 में ही हमने देखा कि शिमला में सबसे पहले हमारे यहाँ इलेक्शन हो जाती है, लेकिन और सारे जो भारत के राज्य थे या यूनियन टेरिटरीज थे वहां पर हमने देखा कि 1952 में हुआ, और 1952 में ही सबसे पहले हमारे यहाँ कह सकते हैं सरकार बनी। इस आधार पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन इन 1952 actually first general assembly was held in India, okay, so in that time if I'm talking about INC, Indian National Congress, so what was the total vote which can be acquired by the Indian National Congress in 1952 जनरल असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली जो हमारा 1952 में हुआ, इसमें सब हम कह सकते हैं जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इनकी कितना इन्होंने टोटल सीट को एक्वायर्ड किया, ठीक है। तो उस समय इन्होंने जो प्राप्त किया था वह 364 इन्होंने सीट पर क्या किया, वन किया, वन मतलब इन्होंने विजय हासिल किया। 364 जो उस समय की हमारी टोटल जो लोकसभा की सीट थी, वो टोटल लोकसभा सीट का हम कह सकते हैं कि 45% जो था ये हम कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इससे भी यदि आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इस क्वेश्चंस को भी आप बहुत आसानी से इसकी जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर हो गई? यस सर। चलिए, अब इसके अलावा भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस क्या होंगे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, अब इससे रिलेटेड जो हमारी लोकसभा जो होती है, लोकसभा के हम यदि इलेक्शंस की ही बात करें, सबसे पहले याद रखें, तो हम यदि इसकी इलेक्शंस की ही बात करें तो इलेक्शंस के आधार पर यदि हम लोकसभा के देखें तो देख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी जो हमारे सिस्टम है, लोकसभा की जो हमारी सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम्स क्या है, इस सिस्टम को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सिस्टमेटिक वे में यदि देखते हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेकर के, तो सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा होती है वो होता है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होता है वो हमारा सीक्रेट वोटिंग के आधार पर होता है। ये चीज़ों को ध्यान, यानी गुप्त मत के आधार पर भारत में जो होता है लोकसभा का हमारा इलेक्शंस होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे पास यहाँ पर एडल्ट एज को यहाँ पर कंबाइन की गई है, जिसको हम अल्प अल्प कर सकते हैं, मीन टू से, यानी वन हु कंप्लीटेड 18 ईयर्स, ठीक है, जिन्होंने 18 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया है वही इस तरह के इलेक्शन मुख्य रूप से भाग ले सकते हैं। आपको ये भी पता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्शन लड़ने के लिए टू फाइट द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा दे मस्ट कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज, यानी उनको 25 साल अपना एज कंप्लीट कर लेना होगा, तभी वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लाइक अपन टॉकिंग, यानी मिनिमम जो एज होता है देश का पीएम बनने के लिए, या कह सकते हैं मिनिमम जो एज होता है एमपी बनने के लिए, ठीक है, और कहाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा के, तो उनके लिए 25 ईयर्स ओल्ड
मतलब एज उनकी होनी चाहिए, तभी वो एमपी का खासतौर पर लोकसभा इलेक्शंस को फाइट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि हम देखते हैं तो ये यदि हम देखा कि 18 ईयर्स की जो हमने चर्चा किया, एक्चुअली 18 ईयर्स वाज कंप्लीटली प्रोविजन इन 61 यानी 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के 61वां जो हमारा संविधान संशोधन हुई थी 1989 में, तो इसमें सबसे पहले एज हमारा था 21 ईयर्स, ठीक है। तो 21 साल से हम कह सकते हैं यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई, यानी घटा दिया गया। और घटा करके जो 21 साल हमारे पास एज का जो था कि आप 21 साल होंगे तभी आप वोट दे सकते हैं, एक्चुअली इसको रिड्यूस कर करके 18 ईयर्स ओल्ड कर दी गई अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1989। यहाँ तक याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि जो हमने अभी एडल्ट एज की बात किया, ठीक है, यानी हिंदी इसको आप क्या बोल सकते हैं, बेस्ट आई थिंक हिंदी होता होगा, ठीक है। तो जो बेस्ट हम मताधिकार यानी अडल्ट एज जो हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, यह जो होता है इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 326 represent and give the recommendations and the provisions for the all the members and the voters of Indian Constitution. They can ensure they can also part in Indian voting system in the Lok Sabha by completing his age of 18 years. Is it okay or not? तो 18 साल का जो पैमाना लाया गया है और प्रतिनिधियों के लिए जो कॉन्सेप्ट लाई गई है, ये निर्वाचन वाला कॉन्सेप्ट जो थी आर्टिकल 326 के अंतर्गत रखा गया है। तो दोज आर आर्टिकल्स विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज डायरेक्टली दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर यू, ठीक है। तो आपसे इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। कुछ और इसके लेकर के हम यदि सिस्टमेटिक वे में बात करते हैं, इसके लिए कुछ और हमारे पास प्रोविजंस हो सकते हैं। वो प्रोविजंस क्या होंगे, तो इस प्रोविजंस के आधार पर थोड़ा देखते हैं कि यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि ज्वाइंट जो हमारा इलेक्शन, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्शन जो हमारा सिस्टम होती है, तो ज्वाइंट इलेक्शन सिस्टम के लिए भी कुछ हमारे पास प्रावधान यानी प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम आर्टिकल की बात करें तो 340, 341 और 342, ठीक है, यानी ये 3 हमारे जो आर्टिकल है, ये इसके अनुसार कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि मात्र जो हमारी लोकसभा होता है, ठीक है, तो लोकसभा में जो हमारा एसटी और एससी, ठीक है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल जो कास्ट है, इनके लिए जो हमारा सीट्स होंगे लोकसभा में, उनके लिए ये रिजर्व होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावे एक्सेप्ट एसटी एंड एससी, ठीक है, इनके अलावे जितने भी हमारे पास कोई भी कम्युनिटी हो जाए, वो सारे कम्युनिटी के लिए किसी भी प्रकार का सीट का यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होगा, सीट का रिजर्वेशन नहीं होगी, आरक्षण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, वह इलेक्शन डायरेक्टली होगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से होगी बाय इंडियन पीपुल, भारतीय नागरिक के द्वारा। तो एक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसटी एसी के लिए जो हमारा लोकसभा होती है, इसमें उनका सीट का जो रिजर्व होता है वो आर्टिकल कौन कौन आते हैं, तो 340, 341 और 342 से आर्टिकल याद रखिएगा। एक वन क्वेश्चन कैन बी अरेंज फॉर यू दैट हमारा जो राज्यसभा होता है, ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होती है कि किसी भी प्रकार के कम्युनिटी बेस यानी बात करूं तो एसटी और एससी जो होते हैं, एसटी एससी के लिए खासतौर पर राज्यसभा में किसी भी प्रकार का सीट का रिजर्वेशन नहीं होता है। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है स्वरांजलि? यस सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। शशांक, आपका नोट्स तैयार हो रहा है ना बढ़िया से? आज मैं रिकॉर्ड पे डाल दिया हूँ। यस सर, कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आती है। जैसे हम यदि लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र है, यानी कह सकते हैं इलेक्टोरल एरिया है, जो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, यानी सबसे बड़ी जो हमारा लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट भारत में करता है, वो हमारा लद्दाख है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन है? लद्दाख, जो अभी हमारा यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, में पहले था, अब ये हमारा अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए। और यदि सबसे छोटा की बात कर रहा है, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट की यदि बात करेगा, तो एग्जाम्पल में आप ये भी हमारा यूनियन टेरिटरीज का ही पार्ट है, जिसको आप लक्षद्वीप बोलेंगे, ठीक है। तो लक्ष्य जो द्वीप है ये हमारा स्मॉलेस्ट है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है, और इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगले जो हमारा टॉपिक होगी इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि इसकी जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इसका कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों के लिए कुछ हमारे पास जो होते हैं उनके क्वालिफिकेशंस यानी एलिजिबिलिटी होता है।
तो उस क्वालिफिकेशंस की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस के लिए हम क्या देखते हैं कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी की बात करते हैं तो उनकी 25 ईयर्स ओल्ड एज होनी चाहिए। थर्ड की बात करते हैं तो वह किसी भी प्रकार के, चाहे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, ये किसी भी सरकार के जो हमारा प्रॉफिट का जो पद होता है यानी लाभ का जो पद होता है उनमें उनका नाम मेंशन नहीं होना। मीन वन हु इज नॉट सर्विंग द प्रॉफिट पोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे आर एलिजिबल टू फाइट द लोकसभा इलेक्शंस। वो इलेक्शन लड़ने को इस तरह के हो सकते हैं। उसके बाद जो खासतौर पे बैंकक्रप्ट नहीं है, ठीक है, यानी दिवालिया जिसको हम बोलते हैं, तो जो बैंकक्रप्ट नहीं है वैसे लोग इसमें रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोज आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द लोकसभा ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड, ठीक है, तो यदि हम लोकसभा का पीरियड की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देंगे, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ 1976 में, हुआ 1976 में हुई थी। तो एक्चुअली जो 42वां संविधान संशोधन हुई थी, एक्चुअली एक प्रोविजन किया था, रिकमेंडेशन सरकार को दी थी कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा का भी पीरियड 6 ईयर्स कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फिर हमारा जो 44th जो हमारा अमेंडमेंट आती है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आती है, तो इन्होंने पुनः इस बातों को डिनाई कर दिया और डिनाई करके इन्होंने कहा कि 5 ईयर्स होना चाहिए। और तब से हम कह सकते हैं कैसे भी हमारे फर्स्ट जो हमारे यहाँ जनरल असेंबली हुई थी, तो जनरल असेंबली में उस समय भी हमारे यहाँ 5 ईयर्स ही था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन थोड़ा सा इसमें किया, हाँ, इसमें कुछ प्रोविजंस लाए गए, जैसे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम में इन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए कुछ प्रोविजंस होंगे। और प्रोविजंस क्या था कि 1 साल से ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब वैसी परिस्थिति में 6 ईयर्स हो सकता है, बट सालाना हम कर सकते हैं। तो 1 साल में 6-6 महीना का हम इसको क्या करेंगे, गैप, या 6-6 महीना का हम एक्सटेंड करेंगे। 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए और ओवरऑल 1 साल से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। और इस इतिहास को यदि देखा जाए तो अभी तक वर्तमान की यदि हम स्थिति को देखें तो अभी तक भारत में 8 टाइम्स ऐसे परिस्थितियां बनी है जो कि हम अपने लोकसभा के जो हमारा पीरियड होता है इसमें हमने संशोधन किया, यानी इसमें बदलाव किया, इसको बढ़ाया है। तो सारे डेटा को हम चर्चा करते हैं। तो ये सारे चीजों को भी आप याद रखिएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ जा सकता है टिपिकल में कि कब ऐसा प्रोविजन भी लोकसभा के लिए आया था कि 6 साल कर दी जाए, कब ऐसा प्रोविजन फिर 5 साल हुआ, और प्रोविजन का आधार 6 साल का क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इस आधार को थोड़ा बेस मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम इसको लेते हैं तो हमने बताया 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन जो थी यह मुख्य रूप से कहा दिया कि भैया हमें 5 ईयर्स ही चाहिए, 5 साल से ज्यादा लोकसभा का पीरियड नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न बनता है कि अकॉर्डिंग टू यदि हम आर्टिकल 83 का 2 देखें, यानी 83 का 2 हम यदि आर्टिकल देखें तो यह मुख्य रूप से कहता है कि लोकसभा जो हमारी है इसका जो हम बात कर रहे हैं, पीरियड की जो बात कर रहे हैं, तो यह पीरियड 1 साल में, ठीक है, 1 वर्ष में 1 ईयर में देखा जाए तो 1 साल में अधिक से अधिक 1 साल ही बढ़ेगा, लेकिन 6-6 महीना का होगा, 6 मंथ और 6 मंथ, इससे ज्यादा कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता। और कब होगी, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ये याद रखिएगा। अब आपको पता ही है कि हमारे देश में इमरजेंसी मुख्य रूप से 3 है, 352 है, 356 है और 360 है। यहाँ पर होगा बाहरी, जब हमारा किसी प्रकार के वार या रिवेल होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है उस सेंस में हम इसको लगाएंगे, नेशनल आपात लगाएंगे। 356 जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यानी प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और 360 जो है यह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो अभी तक भारत को इस दौर से गुजरना नहीं पड़ा। हाँ, एक समय आई थी 1991 का जिसमें हम LPG का कॉन्सेप्ट को देखा, डेवलप किए गए, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और SMS यानी सरदार मनमोहन सिंह साहब उस समय वित्त मंत्री बने। तो उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी क्योंकि हमारे पास जो फॉरेक्स थी, ठीक है, तो फॉरेक्स मात्र 1 सप्ताह के लिए ही था और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं आपात सी समस्या बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ आर्टिकल 360 का इस्तेमाल होगा, लेकिन थैंक्स गॉड भगवान ने उस समय भी बचा लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 83 का 2, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में यदि सर्वोपरि है तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हर चीज यदि हम आपस में बात करें, यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत सिविल सर्विस की तैयारी या सिविल सर्विस बनाया गया, कोई बता सकते हैं? शशांक,
कल ही हमने नहीं चर्चा पता किया था, कल ही चर्चा मैंने किया था। स्वरांजलि, अर्चना, 312 आर्टिकल कल ही हमने चर्चा किया था राज्यसभा में, कल ही हमने चर्चा किया है ना। यस सर। आर्टिकल 312 क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, ये चर्चा करती है ऑल इंडिया सर्विस। और इस पे जो प्रोपेगेंडा या का जो एजेंडा तैयार की जाती है वो हमारा राज्यसभा करती है। हमने कल ही इस पे चर्चा किया था। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, पढ़ाई हुई चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम सिर पर है, ठीक है। और मैं नॉर्मली टू द पॉइंट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा हम डीप अभी जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ कि आपकी एग्जाम में ही ज्यादातर क्वेश्चंस लड़े तो मजा आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस आधार पर, देखिएगा कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ लोकसभा का जो कार्यकाल थी, यानी इसकी जो पीरियड था, ओके, यह पीरियड को 1976 में यदि देखिएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन, सॉरी 42वां संविधान संशोधन के आधार पर यदि देखिएगा, ठीक है, तो उस समय देख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से देखिएगा 1 ईयर का इसमें थोड़ा एक्सटेंडेशन की बात हुई, एक्सटेंड किए गए। और इस समय हम कह सकते हैं, वर्तमान तक हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन होता है, इस रिकमेंडेशन के आधार पर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है, वह मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लोकसभा है, इसका जो पीरियड होता है, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दूसरी बात, पीएम की रिकमेंडेशन के आधार पर जो प्रेसिडेंट हैं, वह प्रेसिडेंट जो होंगे, जो लोकसभा है, इसको और डिमोलिश भी कर देंगे, यानी उसे भंग करने को इनका अधिकार दिया गया है। ये चीज को याद रखिएगा। और इस आधार पर यदि देखें तो भारत को यदि हम डिमोलिश की बात करें तो ओवरऑल 8 टाइम्स अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर फर्स्ट जो हमारे यहाँ इलेक्शंस हुई थी 52 में, सबसे पहला जनरल असेंबली, तो अभी तक प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर भारत के राष्ट्रपति 8 बार हमारे कह सकते लोकसभा को भंग कर चुके हैं। यहाँ तक आपको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करेंगे कि कुछ हमारे पास कॉन्फ्रेंस होते हैं, और कॉन्फ्रेंस किसका होते हैं? तो लोकसभा के कॉन्फ्रेंस। क्यों? टोटल आज हम जो चर्चा करेंगे ओनली लोकसभा की चर्चा करेंगे। तो लोकसभा की जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस का मतलब आप अधिवेशन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ्रेंस में याद हमें रखना होगा कि इसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वह साल में 2 बार होती है, ठीक है, यानी कह सकते हैं ट्वाइस अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार होते हैं। एक साल में 2 बार क्या होते हैं? यानी साल को 2 बार भाग बांट दीजिए, 6 मंथ और 6 मंथ। यानी यदि अभी हुआ, वर्तमान में यदि किसी भी प्रकार के मान लिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अगले कॉन्फ्रेंस यानी दोनों के बीच में 6 महीना का मुख्य रूप से हमें गैपिंग होना चाहिए। ये चीजों को ध्यान देना है। 6 महीना के गैपिंग में मुख्य रूप से हमारा एक साल में 2 जो होती है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। और इसमें होता है कि जो हमारा लास्ट हुआ कॉन्फ्रेंस और आने वाला जो अपकमिंग जो कॉन्फ्रेंस है, दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। और उस आधार पे देख सकते हैं कि जो एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पे इसकी जो अध्यक्षता कर सकते हैं, या कह सकते हैं इसकी जो लीडरशिप कर सकते हैं, चेयरमैनशिप जो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल जो होता है, तो इसको सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो कॉल फॉर किया जाता है, यानी जो इसको बुलाया जाता है, तो ये कॉल फॉर होते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले कॉन्फ्रेंस को बुलाई जाती है। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट बुला भी सकती है और राष्ट्रपति इसको सस्पेंड भी कर सकती है। ये दोनों जो अथॉरिटीज हैं वो हमें प्रेसिडेंट को मुख्य रूप से इसको प्राप्त है कि हमें लोकसभा और राज्यसभा की कॉन्फ्रेंस हमें कब बुलाना है और कब नहीं बुलाना है। तो इसको हम दोनों टाइप कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये दोनों का कॉन्फ्रेंस कब बुलाना है, नहीं बुलाना है, ये हमारे प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, और इसे बुला भी सकता है, भंग भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे जो संसद है, या कह सकते हैं हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के जो हमारा सेशन होता है सर, ठीक है, इस सेशन को हमें कैरी ऑन करने के लिए, यानी कीप ऑन करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक कोरम की आवश्यकता होती है। आप लोग कोरम समझते हैं? शशांक बता सकते हैं कोरम? व्हाट डू मीन बाय कोरम? कोरम क्या होता है? नो सर। एनीवन? अर्चना और कौन कौन लोग हैं? मंजू, प्रियंका श्रीवास्तव, आप बताओ ये हैं? नो आइडिया सर। ओह, नो आइडिया। होना चाहिए आइडिया जो बदल दे हमारी दुनिया। ओके सर वो गन पूर्ति होता है ना सर, हाँ, जिसमें सदस्य
हाँ आप इन्हें हिंदी सही बोला। अगर हो जाएंगे तो बैठक करिए। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कोरम का बता रहा हूँ, कोरम का मतलब 1/10 होता है। कोरम क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कोरम का मतलब होता है टोटल हमारे पास लोकसभा के भी मेंबर कितने हैं वर्तमान में 545, ठीक है। 545 का 1/10 यानी ओवरऑल देख सकते लगभग 55 यानी यदि 55 हमारा लोकसभा के एमपी यदि रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो सदन में यदि ये हाउस में रिप्रेजेंट होते हैं तो हमारा सत्र चलेगा, ठीक है। हमारा सेशन जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। लेकिन यदि 1/10 से कम मेंबर यानी 55 से लेस देन यदि आ जाते हैं, कम आते हैं, तो किसी भी हालात में हमारी लोकसभा का सेशन नहीं चलेगा। उसके आधार पर सेशन की जब बात करेंगे तो सेशन हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। तीनों सेशन जैसे बजट सेशन होता है, फिर आप देख सकते हैं विंटर सेशन होता है, फिर हम देखते हैं उधर रेनी टाइम में भी एक सेशन होती है। तो वो आधार पे देखते हैं तो हमारा सेशन मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 सेशंस होते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो जो हमारे एमपी का जो सेशन संसद का जो चलता है, इसको चलाने के लिए हमें एक कोरम पूरा करना होता है और वह 1/10 होना चाहिए। ओवरऑल 54.5 जा रहा है, इसीलिए इस सरकार ने कहा कि 55 कम से कम होनी चाहिए और इस आधार पे हमारे यहाँ कार्य चलते हुए कंपलसरी किया गया है। चीजों को ध्यान दीजिए, कंप्लीटली कंपलसरी है हमारे लोकसभा को चलाने के लिए। इसके बाद अब थोड़ा सा हम दोनों की बात करते हैं। एक बात करेंगे हम लोकसभा के हमारे जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, यानी लोकसभा के स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर, हम दोनों की चर्चा करेंगे। और एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपको होना चाहिए, याद कर लेना होगा। तो लोकसभा के हमारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ये क्या होता है भैया, सर इतनी फास्ट चलता है कभी कभी, बहुत पेज आगे निकल जाते हैं। तो इसमें अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो लोकसभा की यदि हम स्पीकर की बात करें, ठीक है, तो लोकसभा के चाहे हमारा स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, ये दोनों के लिए भारत के संविधान की बात करें तो यदि भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 93 एक्चुअली 93 गिव द प्रोविजंस। तो हमारा 93 जो हमारा संविधान का जो आर्टिकल है यह मुख्य रूप से प्रोविजंस करती है कि भारत की जो लोकसभा होंगे, लोकसभा के सदस्यों में से, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो मेंबर्स हैं उस मेंबर्स में से ही हमारा एक स्पीकर बनेंगे और एक हमारा डिप्यूटी स्पीकर बनेंगे। और ऐसा मानना होता है, मतलब 2 सदस्यों को हम इसमें चुनेंगे, एक स्पीकर के लिए और एक डिप्यूटी स्पीकर के लिए। और ऐसा हम कह सकते हैं ट्रेडिशनली, ठीक है, ऐसी सरकार की सोच है, खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी करने के लिए ऐसी थॉट रखा गया था कि जो हमारा स्पीकर होगा, ठीक है, इस स्पीकर को हमारा जो रूलिंग पार्टी होंगे तो ये रूलिंग पार्टी के तरफ से होंगे, और जो हमारा डिप्टी स्पीकर जो होंगे इसको खास तौर पे जो ओपोजिशन पार्टी होता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इनको ओपोजिशन के तरफ से इसको लाया जाएगा। ये ऐसा हम कह सकते हैं अक्सर इस तरह के प्रयास हमारे जो संविधान है या कह सकते हैं हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पर इस तरह के एस्पेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसकी इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 1921 में 1921 के हम इतिहास को लेते हैं। 1921 में सबसे पहले हमारे यहाँ एक प्रचलन हुआ, एक ट्रेडिशनली हम कह सकते, क्योंकि आज उस समय से हम अभी तक की बात करें तो 1921 में सबसे पहले इस तरह के प्रचलन आया या कह सकते इस तरह की रिकमेंडेशन आई कि मुख्य रूप से हमें एक लोकसभा चलाने के लिए, मतलब उस समय जब हमारा देश गुलाम थी, ऐसे समझिए, ब्रिटिश के समय की बात कर रहा हूँ, तो उस समय ही सबसे पहले ये प्रोविजंस आए कि लोकसभा यानी जो टोटल मेंबर्स हैं, इस मेंबर के लिए एक हेड होगा जिसका नाम हमने दिया स्पीकर। तो यह स्पीकर का जो फॉर्म है यह 1921 से 1921 से ही चल आ रहा है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो इसके बाद देखते हैं तो उस समय 1921 के बाद आप देखिएगा तो सबसे पहला यानी जो फर्स्ट जो स्पीकर बने थे उस स्पीकर का नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। एक याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछती है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। उस बंदा को नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। लेकिन जो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 में जो इंसान ने बना, यह इलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि आज का जो हमारा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वह मुख्य रूप से इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता के द्वारा, और डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 में जो स्पीकर नियुक्त हुए, ही वॉज कंप्लीटली नॉमिनेटेड, he was not elected। तो एक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक व्हाइट जो हमारे पहला जो बने थे स्पीकर, या किस आधार पे थे, क्या इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे? तो आपको जवाब देना होगा ही वॉज नॉमिनेटेड या नॉमिनेटेड थे, और उस समय से लगातार चल रही। उसके बाद हम देखते हैं
पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी जब हमारा देश आजाद हो जाता है। तो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो देश की आजादी के बाद भारत के सबसे पहला जो हमारा स्पीकर बनते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट के बाद, वो हमारा बनते हैं जीवी मावलंकर। कल भी हमने चर्चा किया था, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछती है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, नाम याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो जीवी मावलंकर साहब को अंततः हम देख सकते हैं कि देश की आजादी के बाद इनको भारत के लोकसभा के कह सकते हैं सबसे प्रथम, यानी ही वॉज द फर्स्ट, ऐसे भी लिख देता हूँ, यह द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इनको बनाया गया, ठीक है। अब बात होती है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं एक्चुअली जो ये पोस्ट पर आते हैं खासतौर पे, और ये जो शपथ लेते हैं, जो ओथिंग करते हैं, शपथ लेते हैं, ये किस फॉर्म में करते हैं, इनका फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह चाहे लोकसभा के स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो शपथ लेते हैं, यह मात्र जो शपथ इनकी होती है इन द फॉर्म ऑफ, एज अ फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मात्र केवल हमारे देश की जो संसद है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर यानी संसद के मेंबर के रूप में शपथ लेते हैं। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि इसके बारे में बात करें तो जो मेंबर ऑफ स्पीकर होते हैं और जो हमारे डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, ये दोनों के क्या होती है, जो हमारे न्यू यानी कह सकते हैं जो गवर्नेंस बनती है, यानी न्यू जो हमारे इलेक्शंस होती है, ठीक है, उनमें से इनके सिलेक्शन होती है। लेकिन इससे पहले एक हमारे जो होते हैं प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रोटेम स्पीकर वो जो होते हैं आप कह सकते हैं ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन जो उसमें होते हैं उनको बनाया जाता है, और उनकी काम होती है कि न्यू जो हमारे पास लोकसभा का इलेक्शन हुआ उनमें से सबसे पहले उनकी सिलेक्शन होती है, और वो जो नए बनते हैं वो क्या करते हैं कि नए जितने भी सदस्य आते हैं वो सारे सदस्यों को क्या करते हैं भैया, तो सारे को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और शपथ दिलाने के बाद फिर शपथ दिलाने के बाद उनमें से ही एक मेंबर को लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना जाता है और एक को डिप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा के हमारा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, इनसे आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पीकर होते हैं इनमें खास इनको जो है खास तौर पर जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, इसमें इनको वोटिंग का यदि राइट करते हैं, तो वोट का यदि राइट करते हैं तो इनकी वोट का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। हाँ, यह एक डिसिसिव वोट जरूर देते हैं। डिसिसिव वोट का मतलब मान लिया कोई बिल आया, ठीक है, और कोई बिल पे मान लिया जाए कि अड़चन आ जाती है, ठीक है, लोकसभा के जो मान लिया जाए कि रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं और कह सकते हैं जो अपोजिशन के, दोनों मतलब 36 आंकड़ा कर सकते हैं, 36 आंकड़ा हो जाए, दोनों बराबर इक्वल कर जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जो बिल होगा वो बिल पास होगा एक डिसिसिव वोट के द्वारा। डिसिसिव वोट देने वाले कौन है, तो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। तो माइनस बात है, लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। तो ऐसी परिस्थितियां में आप कन्फर्म रहिएगा कि जब भी होगा तो रूलिंग पार्टी का ही ये बिल पास होगा, क्योंकि स्पीकर उन्हीं का है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले लोकसभा फीमेल स्पीकर कौन बने। तो जब हमारे यहाँ 15 अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, 17वां चल रहा है ना, लोकसभा हमारा 17वां इलेक्शन 2019 में हुआ है, पता होनी चाहिए। ओम बिरला अभी हमारा स्पीकर है, ठीक है। 17 अभी डिप्टी है स्पीकर सर वोट कर सकते हैं। हाँ, अभी उसमें मैं डिप्टी पे पूरा नहीं आया हूँ, केवल मैं अभी स्पीकर की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 मीरा कुमार है ना, हाँ, सबसे पहली फीमेल में, हाँ मीरा कुमार थी। फिर 16 में देख रहे 16वां में, तो 16 में आप कौन थी, सुमित्रा महाजन जी, है ना, सुमित्रा महाजन। अभी 17वां चल रहा है, 17 चल रहा है, अभी कौन है, ओम बिरला जी, ठीक है। तो ये चीजों को भी आप याद रखिएगा, और कभी कभी हो सकता है आपसे प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा जा सकता है। अब स्पीकर की तो हमने भैया नियुक्ति कर लिया, अब इसको बात है हम इसको रिमूवल भी तो कर सकते हैं, हटाने की भी तो कोई हमें अधिकार होनी चाहिए। तो इसको हटाने की जो अधिकार होती है, जो टोटल हमारे पास जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, इसमें याद रखिएगा 2/3 यानी 2/3 यदि मेंबर इसमें एक प्रोपोजल पास करके दे देते हैं तो फिर उनको मुख्य रूप से रिमूव कर दिया जाता है। ये चीजों को भी आप याद रखिएगा। और ऐसी परिस्थिति भारत में सबसे पहला बना जब जीवी मावलंकर साहब भारत के फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। तो यह प्रस्ताव हम देखते हैं कि 18 दिसंबर 1954 यानी 18 दिसंबर 1954 को सबसे पहले जीवी मावलंकर के अगेंस्ट में कह सकते हैं, इनके विरोध में सबसे पहले इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि यह फेल हो गया, यानी पास नहीं हो सकी, और नहीं होने के कारण यह जीवी मावलंकर साहब अपने पद पर बने रहे।
तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो भारत के पहले ही स्पीकर पर उनको हटाने का प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन 2/3 जो टोटल इसमें मेंबर्स होनी चाहिए, उनकी जो कह सकते हैं संस्तुति होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, यह अप्रूवल नहीं हो पाने के कारण उनको हटाया नहीं गया। अब इसके अलावे हमारे पास जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, ठीक है, यानी उनकी हम बात करेंगे, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, शक्तियां होती है। तो शक्ति नंबर पहला की बात यदि करें तो शक्ति क्या है, तो जो भी हमारा स्पीकर होते हैं वह क्या होते हैं कि जितने भी हमारे पास एमपीज होते हैं, सारे एमपी को बोलने का अधिकार, स्पीक करने का अधिकार, या मतलब समय कह सकते हैं शेड्यूल्ड करना, ये सारे स्पीकर के पास होता है, ठीक है। स्पीकर उनको नॉमिनेट समय देते हैं बोलने के लिए, तथा उनके टाइम देते हैं कि आपको कब से कब तक बोलनी है, यानी इस तरह के जो होते हैं प्रोविजन ये हमारे वो करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सी बिल मनी बिल है या नहीं है, यानी आर्टिकल हम 110 की बात करते हैं। तो 110 की बात करें तो देखना है कि हमारा वो मनी बिल है या नहीं है। इसको जो जस्टिफिकेशंस होता है, ये जस्टिफिकेशन मुख्य रूप से हमारे यहाँ लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सेशन होती है, ठीक है, तो जब ज्वाइंट सेशन होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता होता है यानी चेयरमैनशिप जो होती है वह हमारा कौन करते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। और एक कब होता है, जब मान लिया किसी भी प्रकार के बिल को आप ले लीजिए, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में आया, ये पारित नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वह दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। अब ऐसे परिस्थिति में आपको बताऊं कि भारत में 3 टाइम्स हुए हैं, 3 बार ऐसी भारत में परिस्थितियां बनी है जब हमारे यहाँ ज्वाइंट सेशन हुआ है, ठीक है। और वह ज्वाइंट सेशन कब कब हुआ, इसके बारे में थोड़ी सा मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार आता है। तो सबसे पहला हिस्ट्री हुआ 1961, 1961 में सबसे पहला हमारा डॉरी प्रोहिबिशन बिल आया। डॉरी प्रोहिबिशन बिल आया, यानी दहेज प्रति क्या होगा, निरोध होगा या प्रतिबंध होगा, जो होगा, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1978 में 1978 में, ठीक है, हमारे यहाँ दूसरा ज्वाइंट सेशन हुआ, आप कह सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग हुई, ठीक है। वो था हमारा बैंकिंग सर्विस कमीशन, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिफिल बिल। और इस समय भारत के जो प्रधान 1978 की बात करें, इस समय इंडिया का प्रधानमंत्री जो थे वह थे मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। तीसरा जो भारत में बिल आया वह हमारा 2001-2 में आया, यानी 2001 से 2 हम दोनों कर देते हैं, ठीक है, 2001-2 में आया, और वह था हमारा पोट्टा लॉ। पोट्टा का नाम सुने होंगे, पोट्टा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, लिख देता हूं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, टेररिज्म बिल। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 3 हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग हुए हैं, 3 ज्वाइंट सेशंस हुए हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन की जो प्रक्रिया पूरी की पूरी होती है वो स्पीकर ऑफ हमारा लोकसभा करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को मे भी क्लियर हो गया, यहाँ सबको स्पष्ट है सभी लोग को, यस या नो जवाब दीजिएगा जल्दी। यस सर। थैंक यू। Yes, इसके अलावे भी हमारे जो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होते हैं उनके पास और भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं, उनके पास कह सकते हैं अथॉरिटी दी गई है। जैसे आप कह सकते हैं कि यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सबसे पहले जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि यदि कोई भी हमारा सत्र से कोई भी मेंबर, कोई भी एमपी लगातार 2 महीना, यानी 2 महीना का मतलब हमने क्या बताया, 60 डेज कह सकते हैं, 60 दिन तक यदि वो बंदा एब्सेंट हो जाता है तो उनको हटाने का भी उनके पास राइट्स है, मतलब वो हटा भी सकते हैं। उसके अलावे इनके पास ये भी अथॉरिटी है, जैसे आप कह सकते हैं कट मोशन के नाम आप सुने होंगे, कटौती प्रस्ताव, ठीक है, तो कट मोशन पर किसी भी प्रकार का फैसला लेना, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर फैसला लेना, फिर आप कह सकते हैं तो इस तरह के जो मोशंस होते हैं ये सारे मोशन पे फैसला लेने का अधिकार किनके है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके अलावे आप कह सकते हैं जो एंटी डिफेक्शन हमारे पास लॉ है, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसको कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है,
इसको कैसे कर सकते हैं, इफेक्ट में रखना है स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, इसकी भी अधिकार जो है, इसकी भी जो राइट्स है वह मुख्य रूप से हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास दी गई है। इसके अलावा जो भी हमारे पास लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो खास तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यदि हम 10th शेड्यूल के देखते हैं तो 10th शेड्यूल में उनके पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स का भी उनके पास प्रोविजंस है, अधिकार है कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे यूनिट्स है जिसका वो इस्तेमाल करें, उस आधार पर इस चीजों को हटा भी सकते हैं। तो ओवरऑल दोज आर द एस्पेक्ट्स बाय विच वी कैन